EFA Global Monitoring Report 2005, Education for All Global Monitoring Report 2005. इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थोड़ा पहले, है क्या ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट? The Global Monitoring Report was a joint World Bank and International IMF, International Monetary Fund report that monitored how the world is doing in implementing the policies and action for achieving the Millennium Development Goals and related development outcomes. एक संयुक्त रिपोर्ट है, जॉइंट एफर्ट है, किसका? वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। क्या जांचते हैं? ये जांचते हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सदी के जो विकास के लक्ष्य हैं, वो कहां तक इंप्लीमेंट हुए और क्या उनका विकास हुआ। पूरे विश्व के अंदर लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा उन इलाकों में लिए जाते हैं जो पिछड़े हुए हैं। The Millennium Development Goals were 8 International Development Goals for the year 2015. 2015 तक इनको पूरा करना था। 8 अंतरराष्ट्रीय जो, एक मिनट प्लीज, हेलो, वन नहीं करना है सर, उसमें लिख देना कि इस बच्चे का कोई वीडियोस यहाँ से क्लियर नहीं है, इसने अपना सेकेंडरी का एग्जाम पास कर लिया। हाँ फिर ठीक है जी, जी जी जी, दे दो। The Millennium Development Goals were 8 international development goals for the year 2015 that had been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000. सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मिलेनियम समिट बुलाई थी और उसमें ये जो सेट किए गए थे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। Following the adaptation of United Nations Millennium Declaration, the Sustainable Development Goals replaced the Millennium Development Goals in 2016. 2016 में इनको बदलकर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कर दिया गया, MDG की जगह SDG कर दिया गया। अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं क्या, उन पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। All 199 United Nations member states and at least 22 international organizations committed to help achieve the following Millennium Development Goals by 2015. 2015 तक जो मिलेनियम समिट हुई उसमें 191 जो सदस्य देश हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, उन्होंने ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको माना कि इन्हें हमें 2015 तक पूरा करना है। पहला, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी को विश्व से मिटाना है, हटाना है। ये पहला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। दूसरा, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है वो पूरे विश्व के अंदर इस लक्ष्य को अचीव करना है। भारत में तो ये समस्या है ही है, परंतु विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर है, खास करके अफ्रीका में अगर हम देखें वहां पर ऐसा देखने को काफी मिलता है। एशिया और अफ्रीका दो इन मामलों में ज्यादा पिछड़े हुए। तीसरा, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर विमेन, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण का विकास करना या बढ़ावा देना, ये इसका तीसरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल जो मृत्यु दर है उसको कम करना। जन्म के समय, जन्म के कुछ समय बाद जो बच्चे की डेथ हो जाती है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको कम करना भी इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ का क्या मतलब है? मैटरनल मतलब हेल्थ का, जो वुमेन है, हाँ, जो माँ बनने वाली है उसकी हेल्थ को यस, इम्प्रूव माँ करना, या बनने जो वाली माँ है है या माँ उसकी। बन चुकी है, उनकी जो स्वास्थ्य है उसको में सुधार करना। नेक्स्ट है टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। HIV, एड्स, मलेरिया और कुछ और जो घातक बीमारियां हैं उनको पे रोक लगाना, उन पे काबू पाना। नेक्स्ट है टू टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण को सुरक्षित रखना
और उसके साथ साथ जिसको हम कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यस सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सिर्फ बिना किसी और चीज को नुकसान पहुंचाए जब हम डेवलपमेंट करते हैं उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। पर्यावरण को या बाकी चीजों को हानि ना पहुंचाते हुए, ताकि आने वाली जनरेशन तक हम ये चीजें सौंप पाए, विकास करें, परंतु विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। ये इसका अगला लक्ष्य था। और लास्ट है टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए एक साझी जो वैश्विक साझेदारी है उसको विकसित करना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो निर्धारित किए गए सन 2000 के अंदर मिलेनियम समिट के अंदर। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और 191 देशों ने इसको माना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम 2005 की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्या थी। वो तो थोड़ा इंट्रो था कि कैसे कैसे क्या हुआ और ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई कैसे। ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005 on gender disparity, all countries have pledged to eliminate gender disparities. लिंग असमानता पर सभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है उन्होंने एक शपथ ली कि हम हमारे यहाँ से क्या करेंगे, जो लिंग असमानता है उसको खत्म कर देंगे इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2005। किस एरिया में करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी में। कब तक कर देंगे? 2005 तक। ये इसका मेन थीम था ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। According to the new edition of EFA Global Monitoring Report, 54 countries are at risk of not achieving this goal on present trends. 54 देश ऐसे थे, 54 कंट्रीज, जिन्होंने ये लक्ष्य हासिल नहीं किया और वो रिस्क पर थे। रिस्क पर मतलब बहुत ज्यादा, जहां पर जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिल रही थी। Eliminating gender disparity in primary and secondary education by 2005 and achieving gender equality in education by 2005। जेंडर डिस्पैरिटी, असमानता को तो खत्म करना ही करना है, उसके साथ समानता को भी लाना है। और समानता को लाने का क्या है? एजुकेशन तक असेस, एजुकेशन में जो जिसको हम क्या कहते हैं एनरोलमेंट, और एजुकेशन में सक्सेस, तीनों चीजें आनी चाहिए। लड़के और लड़कियों की पहुंच हो, उनको दाखिला दिया जाए और वो अपनी जो शिक्षा है वो निर्धारित समय में पूरी करे। ये इक्वलिटी के एस्पेक्ट है। एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन बाय 2015 with a focus on ensuring girls full and equal access to and achievement is in basic education of good quality, जिसकी मैं बात कर रहा था। पहला तो लड़कियों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, गुणवत्ता परक शिक्षा वो हासिल करें। Improving all aspects of quality of education and ensuring excellence of all, so that recognized and measurable learning outcomes as achieved by all, especially in literacy, numeracy and essential life skills। सिर्फ असेस नहीं, गुणवत्ता परक शिक्षा देना। और उसके साथ साथ क्या था, स्पेशली लिटरेसी बोला है उन्होंने, साक्षरता सबको मिले, जो अंकीय योग्यताएं हैं गणितीय वो मिले, और उसके साथ साथ वो क्या करें, जीवन से संबंधित जो कौशल है, जरूरी जीवन से संबंधित जो कौशल है वो सीखें। अब बात करते हैं आगे, ईएफए क्या है। ईएफए है एजुकेशन फॉर ऑल। ये ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005 का मेन थीम था। दिस ईयर, हर साल आती है ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। दिस ईयर ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की गुणवत्ता पर ये जो रिपोर्ट थी वो केंद्रित थी। Whilst in many countries the focus on access often overshadowed the issue of quality। बहुत सारे देशों में जो क्वालिटी का मुद्दा था ना, उसके ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटरमाइंस हाउ मच एंड हाउ वेल स्टूडेंट्स लर्न। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस चीज से निर्धारित होती है? वो होती है हाउ मच एंड हाउ वेल स्टूडेंट लर्न। बच्चे ने कितना सीखा और कितना बेहतर सीखा। And the extent to which their education achieves a range of personal, social
एंड डेवलपमेंट गोल्स। और उसके साथ साथ कितना सीखा, कितना बेहतर सीखा, उसके व्यक्तिगत सामाजिक विकास के जो लक्ष्य थे वो कहाँ तक पूरे हुए, ये भी जिसको हम कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, उसके एस्पेक्ट है। जैसे हम आजकल देखते हैं, मैं पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में एक चीज़ कहकर हटा हूँ अभी-अभी। मैंने उनको बताया था, मैं गांधी जी की बेसिक एजुकेशन स्कीम पर बता रहा था। मैंने उनको बताया कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, वो लिटरेसी की तरफ ज़्यादा जा रही है, एजुकेशन की तरफ कम जा रही है। लिटरेसी हमें पढ़ना सिखाती है, लिखना सिखाती है, बोलना सिखाती है, कोई भी भाषा हो सकती है, पेपर करना सिखाती है। परंतु जीवन की जो दिक्कतें हैं, जीवन से जुड़ी हुई जो कौशल हैं, वो नहीं सिखाती, वो शिक्षा सिखाती है। शिक्षा और जो मैं क्या कहूँ साक्षरता है, उसमें बड़ा अंतर है। हमारी सारी की सारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो साक्षरता की तरफ जा रही है, ना कि शिक्षा की तरफ। जिसको हम कहते हैं शिक्षा है, तो क्वालिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्ट प्रेजेंट्स रिसर्च एविडेंसेस ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्वालिटी एंड की पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये रिपोर्ट जो है उसमें ऐसे एविडेंसेस दिए गए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, वो कौन सी नीतियां हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं, स्पेशली इन लो इनकम कंट्रीज, खास करके जिन देशों की जो इनकम है वो कम है। जैसे मैंने अभी दो आपको महाद्वीपों की बात की थी, अफ्रीका और एशिया। इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो लो इनकम जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आते हैं। इट मॉनिटर्स इंटरनेशनल असिस्टेंस टू एजुकेशन एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स द 6 गोल्स ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो रिपोर्ट थी वो मॉनिटर कर रही थी इंटरनेशनल असिस्टेंस, अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या दिया जा सकता है शिक्षा को, और उसके साथ साथ जो 6 गोल्स हैं एजुकेशन के लिए उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। टू विच ओवर 160 कंट्रीज कमिटेड themselves इन 2000 एट द वर्ल्ड एजुकेशन फोरम एट डकर। डकर एक स्थान है जहां पर वर्ल्ड एजुकेशन फोरम की एक मीटिंग हुई थी 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर 160 देशों ने इसके ऊपर हामी भरी थी कि हम इसको दूर कर देंगे, जो समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है। तो 2005 की जो ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट थी वो बेसिकली एजुकेशन फॉर ऑल के लिए थी, जिसमें सभी को शिक्षा, गुणवत्ता परक शिक्षा, उस पर बल दिया गया। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी प्रायोरिटीज टू अचीव ईएफए। इस एजुकेशन फॉर ऑल को अचीव करने के लिए पॉलिसी में किन किन बातों पर बल दिया गया, किन चीजों को प्राथमिकता दी गई। पहली चीज, मेथड ऑफ टीचिंग नीड टू रिस्पॉन्ड टू कल्चरल एंड क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। कि पढ़ाने के जो तरीके हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कल्चरल संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना पड़ेगा। जिस जगह क्लास चल रही है आप वहीं से रिलेटेड उसके साथ बच्चे के साथ संवाद करें। रिफॉर्म्स टू टीचर ट्रेनिंग, अध्यापक प्रशिक्षण में बदलाव लाना पड़ेगा। एंड स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन में सुधार लाना पड़ेगा। विल यूजुअली बी रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीजें। क्या क्या चीजें? पहला, सांस्कृतिक व कक्षा से संबंधित परिवेश के बारे में बात करनी है, अध्यापक प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है, और विद्यालय प्रबंधन को बेहतर बनाना। Allowing children to learn in their mother tongue for at least their first few school years is particularly important. बच्चे को प्रारंभिक कुछ वर्षों में अपनी मातृभाषा में सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, उसको फ्री छोड़ा जाए, उसको परमिशन होनी चाहिए। क्योंकि जो हम अपनी मातृभाषा में सीख सकते हैं वो किसी दूसरी भाषा में नहीं सीख सकते। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं बाइलिंगुअली आपको पढ़ाता रहूं, और आपका भी रहता है कि सर हमें हिंदी वाले नोट्स शेयर नहीं करें, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। ये पहला पॉलिसी जो मैं क्या कहूँ प्रायोरिटी एरिया था। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन टीचर्स इज क्रिटिकली। अध्यापकों में इन्वेस्टमेंट किया जाए। कैसे? उनके प्रशिक्षण को बेहतर बनाना, ऊपर हमने पढ़ा। उनकी जो कंडीशंस हैं रहने की, पढ़ाने की, सर्विसेज की, सैलरी की, उनको और बेहतर बनाया जाए। और हम भारत में देख सकते हैं, खास करके हरियाणा के अंदर अब जो टीचर्स की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं।
नेक्स्ट है द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल स्ट्रांगली अफेक्ट व्हाट टीचर्स कैन डू। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक मिलेगा नहीं आपको कहीं। और ये क्या है, ज्यादातर कॉलेज के बच्चों से पूछ के देखना कि जो ये ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट पे कोई टॉपिक है क्या, नहीं मिलेगा। तो ये यही वाले पॉइंट ये कह रहा है, द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, पढ़ने के सामग्री या अधिगम की जो सामग्री है वो कैसी गुणवत्ता की और कितनी मिल रही है, ये टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है अध्ययन अध्यापन को। National book policies can usefully provided a framework for the growth and development of local publishers and enable schools to choose which books they use। ये कहता है कि राष्ट्रीय जो पुस्तक नीति है वो बनाई जाए, जिससे एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और उसका विकास किया जाए जिसमें स्थानीय जो प्रकाशक हैं उनको इजाजत दी जाए कि स्कूल्स तक आप पुस्तकें पहुंचाएं। और विद्यालय के पास भी चॉइस होनी चाहिए कि वो कौन सी पुस्तक जो है वो पढ़ाना चाहता है, ताकि बच्चों तक पढ़ने का मटेरियल पहुंचे, अध्यापकों तक पढ़ाने का मटेरियल पहुंचे। नेक्स्ट, those who work in and with school need help to find their own solution to improve quality। जो लोग विद्यालयों में काम कर रहे हैं या विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, उनको शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए या चिन्हित करने के लिए खुद प्रयास करने पड़ेंगे। उनको इतना सक्षम बनाना पड़ेगा। और वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? प्रबंध तंत्र हो सकता है विद्यालय का, समुदाय हो सकता है, और अध्यापक हो सकता है, अभिभावक हो सकते हैं। इन लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि हम हमारे स्थानीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कैसे दे सकते हैं। और मेरा मानना है, जो कम्युनिटी अपने विद्यालय के साथ ज्यादा अटैच्ड है, वो जिसको मॉनिटर करती है, जो फंड्स देती है, जो हेल्प करती है टीचर्स को, वहां का विद्यालय ज्यादा बेहतर काम करता है। आगे इन्होंने कुछ बताया है, स्कूल कैन बी गिवन ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइडेड देयर अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एज वेल डिफाइंड। विद्यालयों को ज्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, स्वायत्तता देनी पड़ेगी। हेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू दिस एंडेवर। मुख्याध्यापक और जो प्राचार्य है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट, relationship among different parts and aspects of education sector can be exploited to help improve quality। ये कहता है रिलेशनशिप किसके बीच में? शिक्षा के जो सेक्टर हैं अलग अलग, उनमें से हमें गुणवत्ता को सुधारने के लिए उन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको ज्यादा कीनली हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहाँ से हम किस चीज से कैसे कैसे चीजों में गुणवत्ता ला सकते। Next, the existence of special needs in education needs to be more strongly acknowledged। विद्यालय की या शिक्षा की विशेष आवश्यकताएं क्या है? शैक्षिक आवश्यकताओं में पहले उन्हें ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 30 ऐसे बिंदु हैं जो शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, तो हमें उनमें से 10 या 12 बिंदु पहले वो निकालने पड़ेंगे जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यूजफुल एजुकेशनल अप्रोचेस फॉर दोज who live with HIV/AIDS, emergency, disability, and child labor are emerging and need to be given more support। ये कह रहा है कि शिक्षा के अंदर उन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं, HIV/AIDS वाले एरिया वाले बच्चे अफ्रीका वगैरह में ज्यादा है। इमरजेंसीज, जैसे अभी आपने पढ़ा, सुना भी होगा कि ये फिलिस्तीन और इजराइल में दंगे हो गए वहां पर दोनों के बीच में, तो वहां पर इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई उन एरियाज के अंदर। डिसेबिलिटी, हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं उन वाले बच्चों के लिए। चाइल्ड लेबर, उन बच्चों के लिए, उनको ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनके लिए हमें ज्यादा सपोर्ट सर्विसेज देनी पड़ेंगी, सहायक सेवाएं देनी पड़ेंगी, ताकि उन बच्चों को हम शिक्षा के अंदर इन्वॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, नॉलेज कैन बी मेक ए मेजर डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ज्ञान जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। मैं कैसा कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरे महाविद्यालय के बच्चे कैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप खुद इस कंटेंट को कितना एनरिच कर रहे हैं, वो आपके नॉलेज को एनहांस करेगा और आपकी शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाएगा। तो हमें नॉलेज पर फोकस करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट ये कहता है।
Investment in services, networks, and structure designed to develop and share local and contextual educational knowledge can yield significant returns by enabling schools to make much better use of limited resources. ये क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए? सेवाओं पर, नेटवर्क्स पर, स्ट्रक्चर बनाने पर, और वो स्ट्रक्चर कैसा हो कि एजुकेशनल जो नॉलेज है उसको लोकली हम डेवलप कर पाएँ, और उसका क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स में हम ज़्यादा बेहतर परिणाम जो है वो दे पाएँगे। अचीवमेंट्स क्या रही 2005 की जो ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट थी, उससे क्या निकल कर आया, वो अब हम पढ़ेंगे। जो पॉलिसीज हमने पढ़ी, इन पॉलिसीज का परिणाम क्या आया जब इवैल्यूएशन किया गया इस रिपोर्ट का, वो हम पढ़ रहे हैं। अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005। 12 sub-Saharan and Asian countries will meet the 2005 target of gender parity in primary education. 12 अफ्रीका और एशिया के जो देश थे 2005 तक उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में जेंडर पैरिटी जो इंडेक्स था उसके टारगेट को अचीव कर लिया। हमारे यहाँ उस टाइम डीपीईपी चल रहा था, अगर आपको याद हो, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, वो शायद इसी से फंडेड हो। वर्ल्ड बैंक का हमने पढ़ा, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्रांट दी गई, और वो ग्रांट जो थी ना, एंड एट लीस्ट 3 others विल कम क्लोज। 3 ऐसे देश थे जो इसके नजदीक पहुंचे। Many countries in other regions have also made exceptional progress in getting girls into school. कई और देशों ने लड़कियों को विद्यालय तक पहुंच बनाने में बहुत अच्छा काम किया। In every case, some combination of following policies lies behind the progress. नीचे कुछ पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, वो पॉलिसीज इसको अचीव करने में हेल्पफुल रही। पहला, मेकिंग स्कूल अफोर्डेबल, विद्यालय को पहुंच में लाना। अफोर्डेबल मीन्स जिसको हम अफोर्ड कर सके, अपना सके। क्या किया गया? एलिमिनेटिंग स्कूल फीस, विद्यालय की फीस को खत्म कर दिया। इंक्रीजिंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज एनरोलमेंट, इसका प्रभाव क्या पड़ा? लड़के और लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा। But as shown in Tanzania and Uganda, these policies have a larger effect on girls. युगांडा और तंजानिया का जब उदाहरण देखा जाए तो वहां पर लड़कियों के जो एनरोलमेंट था उस पर इस पॉलिसी का ज्यादा प्रभाव पड़ा। मतलब फीस माफ करने से ज्यादा लड़कियां विद्यालय में दाखिल हुई। कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड गाम्बिया हैव गॉन फर्दर, providing scholarship and financial aid for girls in the poorest communities. बांग्लादेश और गाम्बिया इससे भी आगे निकल गए। फीस माफ तो की, परंतु उसके साथ उन्होंने बच्चियों को छात्रवृत्ति और कुछ आर्थिक सहायता भी देनी प्रारंभ की, गरीब तबके के जो बच्चे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टेक होम राशन, जो हमारे यहाँ मिड डे मील आता है, इन Eritrea, Ethiopia, Ghana, Guyana, and many other African countries have also been associated with significant increase in girls' school attendance and completion. इन देशों में जब बच्चियों को जो ये दोपहर का खाना जो घर लेकर जाते हैं बच्चे, बिना बनाया हुआ मिलता था, उससे इन देशों के अंदर बहुत ज्यादा अटेंडेंस में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। तो ये क्या था? स्कूल को अफोर्डेबल बनाना। क्या क्या नीतियां आई? फीस माफ की गई, स्कॉलरशिप दी गई, फाइनेंशियल एड आर्थिक सहायता दी गई, और घर पर ले जाने के लिए राशन भी दिया गया। दूसरी पॉलिसी, रेड्यूसिंग द डिस्टेंस ऑफ स्कूल, घर से विद्यालय की जो दूरी थी उसको कम कर दिया गया। और वो कैसे हुआ? नजदीक स्कूल खोल दिए गए। न्यू स्कूल्स ऑफन एक्सपेंड गर्ल्स एनरोलमेंट फास्टर देन बॉयज, नए स्कूल जब खुले तो इससे क्या हुआ? लड़कियों का जो एनरोलमेंट था वो ज्यादा बढ़ा, बिकॉज दे रिलीव कंसर्न अबाउट गर्ल्स सेफ्टी इन वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू स्कूल। किस तरह से बढ़ा कि लड़कियां ज्यादा दूर तक सफर करके जाना उनके लिए सुरक्षित नहीं है, नजदीक विद्यालय हो गया तो लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा। ये दूसरी पॉलिसी थी। तीसरी, प्रोवाइडिंग वाटर एंड सैनिटेशन एट स्कूल, विद्यालयों के अंदर
स्वच्छता और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। इसमें हमारे देश का नाम भी आया, देखें आप। इन बांग्लादेश, इंडिया, कीनिया, नाइजीरिया एंड अदर कंट्रीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीन प्राइवेट सैनिटेशन एंड वॉशिंग फैसिलिटी इन schools has raised girls attendance rates by as much as 11%। इन चीजों से 11% जो एनरोलमेंट है वो बढ़ गया। UNICEF surveys in Africa and Asia shows that in some countries, as few as 10% of schools have adequate separate sanitation facilities for boys and girls. Toilets की जो बात करते हैं. And some schools, as many as 150 students share a single latrine. कुछ स्कूल में ऐसा था 150 बच्चे एक सिंगल लैट्रिन को यूज करते। Standpipes at schools also ease the burden that girls face in fetching household water from distant sources। वहाँ पर जो हैंडपंप और उस तरह की जो चीज़ें लगाई गई, उससे लड़कियों का जो दूर से पानी लाना था, वो वज़न भी कम हुआ। मतलब ये जो फैसिलिटी दी गई, अब आप हरियाणा के किसी स्कूल में जाकर देखिए, आपको वहाँ पर कमरे और उसके साथ-साथ टॉयलेट्स जो हैं, वो बहुत मिलेंगे। डीपीपी से प्रारंभ हुआ, सर्व शिक्षा अभियान में भी पैसा दिया गया और ये सुविधाएँ बेहतर हुई। अन्यथा जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब ऐसी सुविधाएँ ज़्यादा नहीं थी। अगला है प्रोवाइडिंग बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन। ये बड़ा ज़रूरी था। इंस्ट्रक्टिंग चिल्ड्रन इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लोअर रेपिटेशन एंड रेजिज अटेंडेंस। जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा देने का क्या प्रभाव पड़ा? अटेंडेंस बढ़ी, क्लासरूम पार्टिसिपेशन बढ़ा, कक्षा के अंदर अंतःक्रिया बढ़ी। प्रश्न बच्चे की भाषा में पूछो, बच्चा उसका उत्तर देगा। प्रश्न बच्चे से जटिल भाषा में जो उसको नहीं आती या कम आती है, बच्चा झिझक से उत्तर नहीं दे। एग्जाम स्कोर्स में फायदा हुआ, प्रमोशन रेट्स में फायदा हुआ और विशेष तौर पर लड़कियों के क्षेत्र में। इन माली, माली एक देश है, टीचिंग इन द मदर टंग इन ग्रेड 1 एंड ग्रेजुअली रिप्लेसिंग इट विद फ्रेंच आफ्टरवर्ड had led girls to volunteer more during class, read more comfortably and stay in school। ये कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं माली का, कि पहले उन्हें मातृभाषा में पढ़ाया गया और बाद में उनको फ्रांसीसी, फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ लेकर जाया गया, तो भी बच्चों की जो क्या कहा जाए, उसके अंदर जो भागीदारी थी वो बनी रही। नेक्स्ट पॉलिसी अचीवमेंट, सॉरी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स। महिला अध्यापकों का जो संख्या थी वो बढ़ाई गई, उनको ज्यादा नौकरियां दी गई। In Botswana, a consistently positive relationship has been found between the proportion of female teachers in a school and girl achievement level। जिन विद्यालयों में ज्यादा महिला अध्यापिकाएं थी, वहां पर लड़कियों के उपलब्धि का स्तर भी बेहतर पाया गया। रिसर्च में ये देखने को मिला। जब इवेल्युएशन किया गया, आंकड़ों को एनालाइज किया गया, तब ये निकल कर आया कि जिन विद्यालयों में महिला अध्यापिकाएं ज्यादा थी, वहां पर लड़कियों का जो अचीवमेंट लेवल था वो ज्यादा बेहतर था। द गाम्बिया हैज रिव्यूड करिकुलम्स टू एंश्योर दैट दे आर जेंडर सेंसिटिव एंड ऑफर कैरियर काउंसलिंग फॉर गर्ल्स। गाम्बिया में जेंडर सेंसिटिव पाठ्यक्रम पढ़ाया गया, लिंग संवेदनशील, हमने पढ़ा पहले, और उनको कैरियर काउंसलिंग दी गई। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी, समुदाय को इन्वॉल्व करना, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना। ये हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान में हुआ, अगर आपने पढ़ा, उसके अंदर आता है विलेज एजुकेशन कमेटी, विलेज मैनेजमेंट कमेटी। ये किस लिए? गांव के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को उसके अंदर मिलाया गया और इससे भी बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिले। जैसे हम देख रहे हैं इसमें ग्वायना, कीनिया, सेनेगल, युगांडा, इनके अंदर जो है वो ज्यादा बेहतर लड़कियों की शिक्षा के अंदर बदलाव देखने को मिला। नेक्स्ट है रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस। लोगों में जागरूकता बढ़ाने की एक जो नीति थी, उसने भी बहुत इंप्रूवमेंट किया। नाइजीरिया, जो नाइजर है, इंक्रीजिंग इन गर्ल्स प्राइमरी एनरोलमेंट इज पार्टली ड्यू टू कंपेन्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। वहां पर ऐसे कंपेन चलाई गई, मुहिम चलाई गई, जिसमें ये बताया गया कि लड़कियों की शिक्षा क्यों जरूरी है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और उसका क्या हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। महिलाओं के समूह के द्वारा लड़कियों की शिक्षा के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए और उसका फायदा गाम्बिया और नाइजीरिया के अंदर देखने को मिला। नेक्स्ट, मेकिंग स्कूल गर्ल फ्रेंडली। लड़कियों को विद्यालय में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए विद्यालयों को
गर्ल फ्रेंडली बनाया गया, अलाउिंग मैरिड एंड प्रेग्नेंट एडोलोसेंट्स टू अटेंड स्कूल and offering flexible school schedules has promoted girls' secondary school attendance in Botswana, Guyana, Kenya, Malawi and Zambia. जो सेकेंडरी स्कूल्स में वहाँ पर जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट थी, मैरिड थी, उनके लिए फ्लेक्सिबल स्कूल शेड्यूल बना दिया गया, जितनी देर आ सकते हो, 3 पीरियड लगा लो, 4 लगा लो, जब तक उसकी हेल्थ अलाउ करती है, जब तक वो ठीक बैठ सकती है। और उससे क्या हुआ, लड़कियों की जो अटेंडेंस थी स्कूल्स में वो बढ़ी। ये था हमारा टॉपिक ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005। तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है।